वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तपस्यायस में आपका स्वागत है। टुडे इज 6 नवंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो लेट स्टार्ट। सो आज का पहला न्यूज़ क्या है? तो आज का पहला न्यूज़ है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का एनालिसिस करेंगे और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसके कॉज क्या है, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, और इस पर सीपीसीबी बोर्ड जो है, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो कौन से एक्ट के अंदर में, जैसे एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट के अंदर में सो कौन से एक्ट से गवर्न होता है। फिर ये NAAA होगा। सो नेकास जो है वो क्या है, फिर CAQM क्या होता है। ये जो एयर पोल्यूशन है वो तुमको केवल इतना ही नहीं देखना है। सॉरी, जब मैं एयर पोल्यूशन कह रहा हूँ, सो ये आज का पिक्चर है, आप सबको दिख गया होगा कि न्यू दिल्ली 6 कंजिट्यूटिव। सो ये है कर्तव्य पथ, इंडिया गेट का है। सो आपको दिख रहा है पोल्यूशन दिख रहा है। सो एयर पोल्यूशन के हमको समझना है कॉज, और ख़ास करके दिल्ली की स्थिति, दिल्ली एयर पोल्यूशन। पहले तो हम दिल्ली के बारे में समझेंगे पूरा, फिर उसके बाद जाएंगे नेशनल लेवल पे, क्योंकि अभी दिल्ली का रहा नहीं, ये पूरे इंडिया का होके रह गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि बॉम्बे में भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आप पटाखे कब जला सकते कब नहीं जला सकते। तो बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। पहले ये ठीक ठाक हुआ करता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ तो उसको लेके समझेंगे। सो ये एक टाइप का नेशनल इशू है, इसको छोटे इशू पे मत समझना, और ये गलती भी मत करना है कि एयर पोल्यूशन पढ़ रहा हूँ तो दिल्ली एयर पोल्यूशन का कारण, हाँ 4 कारण लिख लिए कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, अब ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब ये एक टाइप का इन्वायरमेंट क्राइसिस टाइप का हो सकता है। सॉरी। सो इस पे पूरा इन्वायरमेंट को लेकर क्लाइमेट चेंज का ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं ये आपको बताऊंगा इसके बारे में कि पॉल्यूशन जो है वो एक छोटा मोटा गेम नहीं रहा। पॉल्यूशन से जो भी चीज़ें नुकसान हो रही है वो इकोनॉमी को नुकसान हो रही है। अब जो हेल्थ वेल्थ तो ये तो नॉर्मल है, ये तो अब दिल्ली में रहने वाला हर बंदा को पता है कि मैं 10 साल 8 साल कम हो गया हूँ। लेकिन इसके साथ देश का कितना नुकसान हो रहा है, अगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डील दिस प्रॉब्लम वेरी सून, सो डेफिनेटली इट विल हैम्पर योर इकोनॉमी एज वेल। सो हमें इकोनॉमी को भी बचाना है, तो उसके लिए हमें पॉल्यूशन से फाइट करना पड़ेगा। हम दुनिया के 50 में से 30 से 38 जो आपके सिटीज़ हैं, वो आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप 30 से 35 सिटी में, जो को जहाँ तक याद है, वो आपको एक रिपोर्ट है उसके अंदर में जो टॉप 30, मान चलो टॉप 30 तो नहीं कह सकता, टॉप 50 में से 30 या 35 अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट डेटा नहीं है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, 30 या 35 ऐसे सिटीज़ हैं इंडिया के जो पॉल्यूटेड हैं सबसे ज़्यादा। दिल्ली उसमें से एक है। तो आपको कैसे जो है वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो अपने को ये समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो आप सबको पता है कि ये क्या करता है, एक फॉरेन से कुछ इस टाइप की रिव्यू आई है, हम बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन ये आपको समझना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम कैसे करता है, जुरिडिक्शंस क्या है, इंडिया क्या इसका मेंबर है कि नहीं। तो आपको एक टाइप का वो समझना है कि कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म से जो फंड क्रिएट किए जाते हैं, टेररिज्म के लिए जो फंड आता है, जिसको सेफ हेवन बोलते हैं, कि कौन सी कंट्री जो है वो सेफ हेवन है, कि वहाँ पे जो है वो ईजिली जो टेररिस्ट लोग को फंड मिल जाता है, या हवाले के थ्रू या ब्लैक मनी के थ्रू, जिसको बैड मनी भी बोलते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल एक्शन फोर्स टास्क फोर्स वो एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वो इस टाइप की कंट्री को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखती है। तो आपको ये समझना है कि जो ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रियाँ आती है, ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्री आती है, और इसका पैरामीटर क्या है। अगर कोई कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उससे उसको क्या मिल जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से क्या रेलिवेंस क्या है। टिल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कि फाइनेंशियल, पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर उसके बाद समझो कि रेलिवेंस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर समझो कि इज इंडिया इज द मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यस। तो उसके बाद ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, बार बार उसको नहीं बोलूँगा मैं, तो FATF की रिव्यू में अगर उसने रिव्यू किया, मान लो अभी इंडिया में रिव्यू करने के लिए आया, म्यूचुअली आ रहा है लेकिन आ रहा है, लेकिन रिव्यू करने के आने के बाद उसको ऐसा लगा कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा। और अगर उसको लगा कि इंडिया जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो भी उसके पैरामीटर होंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, कि ये सब पैरामीटर होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग में,
इंडिया ने क्या कदम उठाया है और टेररिस्ट की फंडिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाया है। अगर FATF उससे सेटिस्फाइड होती है तो आपको वर्ल्ड बैंक से कैसे रिलीफ मिलेगा, आपको IMF से किस तरीके का लोन मिलेगा, तो उसको एक टाइप का पैरामीटर सेट करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यस, अगर हाँ FATF में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें ये सब जो है वो चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो कि इंडिया कर रही है लगातार, अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। बताता हूँ मैं आपको न्यूज़ में कैसे। नेक्स्ट, भूटान का किंग जो है, एक सेकेंड, यस, सो भूटान का किंग जो है वो विजिट किया है इंडिया। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भूटान का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो चाइना गया था, याद है आप सबको? चाइना गया था और वहाँ पे क्या किया था, चाइना से अपनी बाउंड्री का डील कर रहा था कि हम अपना बाउंड्री सेटलमेंट करेंगे जो भी डिस्प्यूट है। सो भूटान तो हमेशा से इंडिया का फ्रेंडली स्टेट रहा है, तो भूटान को अचानक ये हड़कंप मचाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए ना? ये मतलब फोक लैंग्वेज में कि आप ये समझो कि वाई भूटान इज सो इन हरी कि यस वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, यस एनी कंट्री वांट्स टू सॉल्व द लैंड डिस्प्यूट्स, बट चाइना के साथ भूटान का इस तरीके का रिलेशन, वहाँ जाना और उसके बाद फिर डिफरेंट उसके और भी मैंने पूरा खुल के 30 मिनट का वीडियो बनाया है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो बिल्कुल उसको जाके देखें कि कैसे जो है भूटान जो है वो चाइना गया, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ का जो किंग है वो अब इंडिया विजिट किया है 6-7 दिनों के लिए। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि वाई भूटान इज़ गोइंग डिफरेंट कंट्री एंड क्या भूटान जो है अपनी पुरानी जो उनकी जो हैबिट्स हैं, जो पुरानी जो उनके डिप्लोमेसी है उससे हट के कुछ नया करना चाह रहा है। सो यस, अगर ऐसा कुछ डिटेल में समझने की ज़रूरत है तो आप वो 30 मिनट वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि भूटान जो है अपनी प्रीवियस पॉलिसी से कैसे स्विच किया इस दशक में। पहले 2000 से पहले देखोगे तो भूटान अलग था और 2000 के बाद का भूटान देखोगे तो अलग है। क्यों? क्योंकि वो पहले क्लोज टाइप का नेशन हुआ करता था। मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उसके लिए मैं बता दूँ, पीसफुल नेशन है वो, अपने हैप्पी खुद ही में खुश रहते हैं। सो पीसफुल नेशन, क्लोज नेशन, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। उसको इंटरनेशनल, और वो P5 जो कंट्री होती थी, इसके बारे में बताया हूँ मैंने। P5 जो मतलब परमानेंट है, जो UNSC में 5 कंट्रियाँ, उसको इससे रात रिलेशन नहीं बनाना था, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो USA हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी हो, UK हो, फ्रांस हो, कुछ भी हो, उसको इस P5 कंट्री से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना था। उसको वो P5 से अलग रहता था भूटान। लेकिन अब वो धीरे धीरे अगर वो चाइना के पास गया है तो ये भी तो P5 कंट्री है, तो इसके साथ क्यों रिलेशन अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेसी। इवन जो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है भाई? प्रॉब्लम तो सॉल्व सब चाहते हैं कि अपना लैंड बाउंड्री जो है वो हर कंट्री का अपना फिक्स होना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ ऑल्टरेशंस ना हो। सो इट इज़ वन ऑफ द गुड स्टेप, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दी जो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो चाइना थे, ही हैज़ ऑलरेडी स्पोक दैट इन लॉट्स ऑफ मीडिया चैनल कि वी आर ऑल्सो डेवलपिंग ए गुड रिलेशन विद भूटान, डिप्लोमेटिक रिलेशन विद भूटान। सो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है कि भूटान जो है वो अपने पुरानी चीज़ों से थोड़ा अलग जा रहा है। सो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये ग्रामीण वाले की बात कर रहा हूँ, दो है इसमें। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अर्बन एरिया है, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ग्रामीण को लेके है। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके, ग्रामीण का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना YSR कर दिया था। तो उसको जो है, उसको लेके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोला कि तो वायलेशंस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके 4000 करोड़ रुपए जो है इसको होल्ड कर दिया। अब आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रिलीफ देती है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो डिवाइड हो गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश को बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ की ज़रूरत थी। तो ऐसे समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये तो तुम जो हमारा जो सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो इतनी बड़ी जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, जिसमें 2022 तक मुझे सबको हाउस देना, हाउस फॉर ऑल वाला जो कंसेप्ट चला था 2022 तक वाला, सबको देना था, तुम उसका नाम चेंज करके तुम प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण का YSR कर रहे हो, अपने पार्टी के नाम पे रख रहे हो। तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। उसको देखते हुए
सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके 4,000 करोड़ रुपए, अब ये पूछोगे ये 4,000 रुपये करोड़ कैसे कहाँ से रोक लिया, तो गवर्नमेंट फंड देती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड देती है, खास करके जो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश जो है वो अपना नया कैपिटल भी बनाना चाहता है, तो उसकी वजह से उनको फंड की ज़रूरत भी है। सो ऐसे समय में जब तुमको फंड की ज़रूरत है तब तुम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मोदी जी के बहुत ही करीब वाला प्रोग्राम है ये, आवास का जो योजना है, उज्ज्वला योजना हो गया, आवास योजना हो गया, ये वन ऑफ द आपको मतलब आपको क्या बोलूँ कि मोदी जी के करीब का, मतलब वो उसको स्पेशल ध्यान है इनका। सो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी चीज़ों का नाम चेंज करके, ग्रामीण का जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है उसका नाम चेंज करके अगर उसमें वाईएसआर लगाते हो तो ये एक टाइप का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और यही चीज़ वेस्ट बंगाल ने भी किया था, और वेस्ट बंगाल को भी वही पेनल्टी भुगतनी पड़ी थी, अभी तक भुगत रहे हैं वो। तो अगर आपको अभी फंड की ज़रूरत है तो आप कम से कम ऐसी चीज़ें नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप इस पर नहीं कर सकते, आप करो, आपको डिफरेंट तरीके से, आपको कानून में जो भी छूट मिली है आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको अगर आपकी डिपेंडेंसी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, आपको पता है कि फ़ंड वहाँ से आना है, सो ऐसे समय पे अपनी जो स्टेट के लोगों हैं उसके सिटीजन को इस टाइप का जो है वो दोहरा मार मत दो। वैसे ही आपका जो स्टेट है डिवाइड हुआ है, ऊपर से आपको फंड की ज़रूरत है, आप उसके जो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको चेंज करके उसमें एडिशन करके इलेक्शन के बेस पे आप कुछ इस टाइप का करना चाह रहे हो जिसका नुकसान 4,000 करोड़ का हो गया, आपको रोक दिया उसने। सो ये तो मेरा ओपिनियन है, लेकिन जो न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इन्होंने तो रूरल एरिया का नाम चेंज करके उसमें वाईएसआर जोड़ दिया था। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये दो टाइप के हैं, एक अर्बन है एक रूरल है। तो रूरल वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, आप सबको पता है, अर्बन वाला हाउसिंग के अंदर आता होगा। सो ये रूरल वाले का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना वाईएसआर कर दिया आंध्र प्रदेश ने, तो इसको लेके बवाल मच गया। सो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट, महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है तो वहाँ पे एक महादेव ऑनलाइन बैटिंग, उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन बैटिंग कर सकते हो, बैटिंग बोल रहा हूँ मैं, बेटिंग कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, जुआ खेल सकते हो। बेटिंग बोलते हैं या बैटिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बैटिंग तो नहीं बोल सकते, बेटिंग ही बोलते होंगे, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। सो शर्त जुआ जो सब खेलते हो वो सब ऑनलाइन गेमिंग में, ठीक है, जैसे पोकर वोकर खेलते रहे तो उसकी बात बोल रहा हूँ। सो महादेव ऑनलाइन जो बेटिंग ऐप है उसको बैन कर दिया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि 500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली एक महादेव, इसका जो प्रमोटर है, 2 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, इसके जो प्रमोटर है उसने ऐसा बोला है कि मैंने 500 करोड़ के आसपास जो है वो भूपेश बघेल को दिया है। और भूपेश बघेल कौन है? सीएम है। तो उसको लेके ईडी जो है जांच कर रही है। और आपको पता है कि ये जब न्यूज़ आया है तो 2 दिन के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ में पहला चरण का जो है वो इलेक्शन होने वाला है। तो बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूज़ से काफ़ी प्रेरित है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप है वो बैन तो किया गया है, लेकिन हमें ये समझना है कि जो ऑनलाइन बैटिंग सिस्टम होता क्या है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। हमें ये नहीं है कि कौन सा ऐप किसको ब्लॉक कर दिया, पोकर क्या है, ये क्या है, जोकर क्या है, हमें नहीं समझना है, हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। हमें समझना है कि जो बैटिंग है वो जो है फिजिकल बैटिंग हो या ऑनलाइन बैटिंग हो, उसमें इंडियन कानून कहती क्या है। तो थोड़ा सर्दी है तो एडजस्ट करना। सो इसको लेके तो हमको ये समझना है। कुछ जो है वो मिसलिनियस फैक्ट है तो हम उसको देख लेंगे, तो एज यूजुअल। सो स्टार्ट करते हैं, ये तो था आपका हेडलाइन, अब देखते हैं डीप में जाके। सो ये है आपका पहला न्यूज, और ये है कि टाइडिंग ओवर्स, इंडिया स्टेट शुड इंश्योर ग्रेटर कॉम्प्लाइंस ऑन एयर पोल्यूशन। ये तुम कंप्लाइंस की बात कर रहे हो, कब 10 साल से ऐसे बात कर रहे हो कि ये कंप्लाइंस को फॉलो करो, ये कंप्लाइंस को फॉलो करो, लेकिन तुम्हारे पॉल्यूशन जो है वो नवंबर के आसपास आके वैसे ही हो जाता है। ये चीज़ ज़रूर है कि पिछले जो साल रहे हैं, कुछ सालों में आपको जो टोटल जो आपको जो पॉल्यूशन देखने को मिलेंगे वो आपको कम होते हुए नज़र दिखेंगे ओवरऑल। और यही रिपोर्ट कोर्ट में दिया भी गया है कि जो है ओवरऑल जो है पॉल्यूशन तो कम हुआ है, लेकिन नवंबर के महीने में जाके जहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है वो उसको लेके थोड़ा सा जो पराली जो जलती है अलग अलग स्टेट्स में, उसको लेके थोड़ा सा पॉल्यूशन और विंड की डायरेक्शंस की वजह से जो है वो इस टाइप की चीज़ें हैं वो होती हैं। और दिल्ली में आपको परत देखने को मिलेगी दिल्ली पॉल्यूशन बढ़ते हुए। तो दिल्ली एयर पॉल्यूशन का तो रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3-4 जो रीजन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आंसर शीट में दिखने चाहिए। तो वो 4 जो आपको दिखेंगे, सबसे पहला तो आपका है कि बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, जो भी एग्रीकल्चर
जैसे जिसको पराली बोलते हैं जैसे, तो लोग कहते हैं कि मोस्टली ये पंजाब से आते हैं, लेकिन पंजाब से तो आते हैं, साथ साथ जो नेबर स्टेट है वहाँ से भी आते हैं। सो आपको जो हरियाणा हो गया या कुछ जो यूपी के एरिया है वहाँ पे भी आपको राजस्थान से भी देखने को थोड़ा सा मिलेगा। तो एग्रीकल्चर का जो एक तो कंसेप्ट आपको ये है कि आपको ये बर्डनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जैसे उसको डालना है, इसको आपके आंसर शीट में ये दिखना चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वर्क्स लगातार होते रहते हैं, तो जैसे मेट्रो बनना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, पीडब्ल्यूडी का काम होना, तो उससे भी क्या होता है कि आपको ऐसे समय में दिखेंगे। और फिर सर्दी का अलग भी, क्लाइमेट का अलग रोल है कि जब दिल्ली का जो पोल्यूशन देखोगे ना, तो ठंडी के समय में जो चीज़ें होती है वो नीचे जो है आपको एटमॉस्फेयर के निचली लेयर पे जाके आपको दिखेंगी। इसी की वजह से आपको स्मॉग्स और वो सब दिखने को मिलता है। वो फिजिक्स, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक तो कंस्ट्रक्शन, धूल वाली चीज़ें, पीडब्ल्यूडी का काम, और जितने भी लोग अपना काम तोड़ के बनाते हैं, घर तोड़ के बनाना, ये छोटे मोटे काम के साथ साथ बड़े कंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। तो दूसरा तो कंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए आप देखेंगे इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया जाता है। तो एक तो आपको पराली हो गया, तो बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्शन हो गया, तीसरा जो है व्हीकल पॉल्यूशन है। सो जितने भी डीजल्स और डिफरेंट डिफरेंट के इंजन्स हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको दिखेंगे कि ज़्यादा अगर पॉल्यूशंस होते हैं तो व्हीकल पॉल्यूशन भी उसका एक मेन रीजन है। तो उसकी वजह से जितने भी आपको डीजल इंजन और इस टाइप की चीज़ें होंगी उसको जो है वो रोक दिया, दिल्ली में आने से रोका जाता है। और चौथा है पावर जनरेशन, जो छोटी मोटी जो थर्मल पावर प्लांट है, जो कोल बेस्ड प्लांट है, उसको भी, वो भी जो है एक टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये चार रीजन जो हैं वो आपको बताते हैं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं। और समहाउ यही चार रीजन जो हैं, बस पराली वाले को छोड़ के, जो आप डिफरेंट कंट्री के नेशनल लेवल पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, व्हीकल पॉल्यूशन दिखेंगे, पावर जनरेशन दिखेंगे, और छोटे मोटे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिकली जो चेंजेज होती हैं, सॉरी इन्वायरमेंटली जो चेंजेज होती हैं, उसकी वजह से आपको ओवरऑल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया रीजन दिल्ली एज वेल एज जो इंडियन पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब मैं समझने की कोशिश ये करवाना चाहता था आपको कि जो मैंने आपको वीडियो के हेडलाइन में बताया था कि CAQM क्या होता है, अगर चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी जो जज साहब हैं, हमारे जो सुमोटो केस जो ले लेते हैं जुडिशरी, उसको वो क्या कर रही है, तो उसके बेस पे हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने ये समझा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक CAQM करके होता है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका काम है एयर क्वालिटी को मैनेज करना। टास्क इज टू एड्रेसिंग द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड एडजर्निंग स्टेट। तो दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो भी स्टेट है उसमें एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट करना और उसका कॉज ढूंढना, ये है काम CAQM का। CAQM का फुल फॉर्म आप सबको पता चल गया होगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम इसको बारे में समझेंगे कि ये है क्या। तो CAQM हैज ए पावर टू इन्वोक्ड ग्रैप, और ये CAQM के पास पावर होता है कि ग्रैप को, जो ग्रैप वाला जो प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, कि ग्रैप 1 लग गया, ग्रैप स्टेज 2 लग गया, ग्रैप 3 हो गया, ग्रैप 4 लग गया, तो वो CAQM जो है वो लगाता है। इसके पास पावर होता है CAQM का पास। और CAQM क्या है, एक कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब जब मैंने बोला कि ग्रैप लग जाता है, अगर पॉल्यूशन बहुत ही ख़राब हो जाता है तो ग्रैप लगता है, तो ग्रैप समझने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज ग्रैप? तो ग्रैप जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है एक टाइप का, कि रिस्पॉन्स कि जिस लेवल पे दिल्ली की जो हवा है वो अगर ख़राब होगी उस हिसाब से जो है धीरे धीरे स्टेजेज में आपका जो है वो एक्शन लिया जाएगा, वो उसको ग्रैप बोलते हैं। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो होता है एक सेट ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है, कि अगर दिल्ली की स्थिति खराब हो गई, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो इमरजेंसी एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंटेड इन 4 स्टेजेज, 4 स्टेजेज में होती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिविरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कितना खराब है उसके हिसाब से उसकी दवाई, जितनी ज़्यादा आप बीमार उसके हिसाब से आपका दवाई का डोज। सो सेम चीज़ें है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये कैसे फाइंड होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेस पे फाइंड होता है कि एयर क्वालिटी कितना है। सो स्टेज 1 में समझो कि स्टेज 1 में अगर ग्रैप लग गया, ग्रैप स्टेज 1, ठीक है, तो ग्रैप 1 में क्या हो जाएगा। सो व्हेन एयर क्वालिटी का, जब तुम्हारा एयर क्वालिटी पुअर रहेगा तब लगेगा, तो इसमें क्या करोगे तुम, तो हैवी फाइन लगा दोगे, गार्बेज बंद कर दोगे, बर्निंग और कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन जितने भी वेस्टेज हैं उसके ऊपर तुम फाइन लगाना स्टार्ट करोगे, उसकी जो नॉर्म्स है उसको टाइट कर दोगे। मान लो कि जो कंस्ट्रक्शन में जो वेस्ट पार्टिकल निकले थे और जो डिमोलेशन किए थे तुमने, कोई घर तोड़ के गिराया था,
तो उसको ऊपर तुमने कितना अच्छे से प्लान एक्टिवेट किया, उसको अगर नहीं किए तो फाइन लगेगा, अगर गार्बेज सही से नहीं बर्न किए तो फाइन लगेगा। तो ये तो स्टेज 1 में ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इस क्यों, जब जब तुम्हारा एयर क्वालिटी पुअर है तब। लेकिन मान लो एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो गया, तब क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? डीजल जनरेटर बंद कर दोगे। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, और सपोज आप लोग में से कई लोग जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बन सकते हैं, तो आईएएस ही रहता है उसका हेड। सो मान लो अगर आप उस समय बनोगे, आपको पता ही नहीं है, आप ऑफकोर्स इतने बाद पे सेक्रेटरी बनोगे तो पता ही रह जाएगा सब, ठीक है, हाइपोथेटिकल चीज़ें मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि डीजल, इवन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, उसलिए मैं बता रहा हूँ कि डीजल जनरेटर आपको डिटेल में बताता हूँ कि गवर्नमेंट, हम ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं पढ़ाते, आपको पता ही है। सो स्टेज 2 में ये है कि अगर स्टेज 2 में अगर आपका जो एयर पॉल्यूशन वेरी पुअर हुआ, तो डीजल जनरेटर और जो कोल पे चलने वाली बहुत सारे होटल हैं, जो होटल जो कोल पे कुछ बनाती होगी उसको बैन कर दिया जाएगा। और बच्चों लोग को कुछ एडवाइजरी और सीनियर सिटीजन के सबसे जो वल्नरेबल जो पर्सन होंगे उसको सबसे पहले समझाया जाएगा। तो उसको लेके एक एडवाइजरी और सीनियर सिटीजन को उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ये स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 में है कि एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कंडीशंस में रहती है। जब एयर क्वालिटी सीवियर कंडीशंस में हो तब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट एक्शन उस समय क्या करेगी? कंस्ट्रक्शंस जितने भी होंगे उस, और जो भी डिमोलिटेशन की एक्टिविटीज़ होगी उसको बैन कर देगी, कि अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो बैन किया जाता है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति जो है, जो एयर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे सीवियर कंडीशन में पहुंच गई है। तो आपको गवर्नमेंट का एक्शन दिख रहा है सबको कि जैसे जैसे आपकी एयर क्वालिटी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट का जो है प्लान ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ग्रैप 4 स्टेज जो है वो ऑल्सो, उसको ग्रैप स्टेज 4 को ग्रैप 4 कहते हैं, और इन्वोक्ड व्हेन एयर क्वालिटी इज इन सीवियर प्लस। तो जब ये सीवियर से ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा? सो गवर्नमेंट उस समय क्या करेगी? दिस स्टेज इंटेल्स स्टॉपिंग एंट्री ऑफ ट्रक्स। अब दिल्ली में ट्रक्स आना बंद हो जाएगा, एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भी जो मान लो कि फल वाला हो, फूल वाला हो, या फिर इस टाइप की चीज़ें जो दवाई वाली मेडिसिन हो, वो केवल आ सकते हैं। और उसके बाद जितने भी जो हैवी व्हीकल्स हैं और जो मीडियम व्हीकल्स हैं उसको भी बैन कर दिया जाएगा। और डिसकंटिन्यू टू फिजिकल क्लासेज, तो बच्चों की क्लासेज जो होगी वो बंद हो जाएगी। इसीलिए 10 तारीख तक छुट्टी है, 10 नवंबर तक बच्चों की छुट्टी, क्योंकि आप फिजिकल क्लासेज नहीं ले सकते, क्योंकि सीवियर है, सीवियर प्लस वाले के लिए आप उस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ग्रैप स्टेज 4 वो है। अब एक जो है सफ़र है, आप सबको पता होगा, पेपर में पढ़ते होंगे सफ़र क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, सफ़र का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च। तो इसके अंदर में क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिफरेंट जो उसमें है बांटा गया है, कि 0 से 50 होगा तो क्या होगा कि आपकी जो एयर है वो सही है, गुड है। 51 से 100 में आपकी सेटिस्फैक्ट्री है। 101 से 200 में मॉडरेट है। 201 से 300 में पुअर है। 301 से 400 में वेरी पुअर है। 4 अभी जो है 422 था आज का, तो सीवियर कंडीशन में है। इसमें क्या है, आपको जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो है और आपके जो चेस्ट का प्रॉब्लम है और जो ऑलरेडी जिनको जो बीमारी है वो उन लोग को ज़्यादा परेशान करता है, तो आपको वो देखने की ज़रूरत थी। फिर इसी बीच में एक पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है कि एनकैप होता है कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली एयर पॉल्यूशन है, ये न्यूज़ जो है मोस्टली दिल्ली एयर पॉल्यूशन को कैटर करता है। लेकिन ऐसे तो इंडिया में भी पॉल्यूशन है, ये तो दिल्ली की बात नहीं, हम तो दिल्ली में बैठे तो दिल्ली को लेकर चिंतित है। लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में जो पॉल्यूशन फैल रहे हैं उसको क्या करेंगे? जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि मुंबई में जो अब एयर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, सो मुंबई का कॉज और दिल्ली का कॉज में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि मुंबई के एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे समंदर है, समंदर होने के बाद भी अगर इस टाइप के पॉल्यूशंस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इस चीज़ को बात करेंगे तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एनकैप क्या होता है। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है एक टाइप का, 1 मिनट, सो एनकैप जो है वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन जनवरी 2019 के। तो 2019 के आसपास जो है जनवरी के महीने में एनकैप लॉन्च हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया। इसका काम था, ये पहला कोई ऐसा एफर्ट था जिसमें कि नेशनल गवर्नमेंट कंट्री जो है वो नेशनल फ्रेमवर्क लेके आई एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट को लेके। दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार और डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट जो जजमेंट हैं वो जो है वो दिल्ली के एयर को
क्लीन करने के जो है डिफरेंट कदम उठाते रहते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे ये पहला फ्रेमवर्क था जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट के लेके बनाया गया था कि इतने समय में आपको इतना एयर पॉल्यूशन जो है वो कम करना है, और वो पूरे इंडिया की बात कर रहा है, फर्स्ट एवर एफर्ट्स। सो ये ध्यान रखिएगा, एनकैप वो है 2019 में लाया। इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स, जैसे जिसको पीएम बोलते हैं, पीएम जो है पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसको इसकी डायमीटर 10 वाले का, और फाइन पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे महीन जो होते हैं वो 2.5, उसको कम करना है। मतलब PM10 और PM2.5 को कम करना है 20% ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 2019 में आया, बोला कि 19 से 5 साल के अंदर में 20% का रिडक्शन करना है, लेकिन कंपेयर कहाँ से करोगे, 2017 बेस ईयर मान के। तो 2017 में जो एयर पॉल्यूशन था उससे तुम 20% का रिडक्शन दिखना चाहिए PM10 और PM2.5 में। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं ये करने वाला हूँ, प्लान ये था कि हमको ये करना है, अचीव करना है। देखते हैं क्या हुआ। फिर उसको लेके NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो ये क्या होना चाहिए, विथ रेफरेंस टू वेरियस आइडेंटिफाइड, बहुत सारे पॉल्यूंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता PM10 और PM2.5 ही हमारे लिए मेन है। इसके अलावा आपको देखेगा कि SO2 होता है, आप SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ओजोन हो गया, लेड हो गया, बेंजीन जायराइन हो गया, निकल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जो भी एटमॉस्फेयर में होते हैं, और इसकी वजह से ये गैसेज हैं, और इसकी वजह से भी पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो इसमें ये दो पे तो काम हो रहा था, लेकिन साथ में इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। और डिफरेंट, अगर आप इन्वायरमेंट की क्लास कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हर चीज़ के SO2 का अपना रोल है, NO2 का अपना, NH3 अमोनिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ओजोन अगर ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, कम हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या है आपको देखने को मिलेगा। और लेड से क्या होता है, निकल ज़्यादा होने से क्या होता है, सबको पता है कि ये सब सिंगल लाइनर है, और आप सब ने एग्जाम दिया होगा तो आपको इस चीज़ ट्रिया होगा कि अगर मरकरी ज़्यादा हो तो क्या होगा, निकल ज़्यादा होगा, कैडमियम ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया। सो दैट मीन्स ये सब चीज़ भी ऐसे है जिसका भी ध्यान रखना था। तो इसीलिए क्या था, NAQS जो था, दैट इज कॉल्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, विथ रेफरेंस टू वेरियस आइडेंटिफाइड पोल्यूटेंट्स नोटिफाइड बाय CPCB अंडर द एयर एक्ट 1981, और 1981 के अंदर में जो है इसके बारे में लिखा गया था। तो उसको मैं ये लिस्ट ऑफ जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हैं, और इसमें कितना होना चाहिए सबका आपको पता होगा कि PM10 लेवल कितना से कितना होना चाहिए, PM2.5 कितना होना चाहिए। ये काफ़ी डीप में है, लेकिन जो WHO का है, हम WHO के बेस पे काम भी नहीं कर रहे। WHO का तो काफ़ी टाइट है कि इतना से अगर कम हो गया तो हो गया, लेकिन हम तो उसको बढ़ा चढ़ा के रखा है, फिर भी हम उतनी पे नहीं पहुंच पा रहे। तो ये चीज़ है। तो ये पूरा जो है आपको पॉल्यूशन को लेके न्यूज़ में था, तो आपको उस पर ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो पॉल्यूशन वाला जितना भी आए आप उसको इससे टैकल कर सकते हैं। अगला न्यूज़ है FATF की रिव्यू को लेके। मैं आपको यही बताया था कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, जो आपको बताता है कि और सजेशन भी देता है कि एक तो आपको सेंटर को बताता है, मेजर करता है और सजेशन करता है कि आप टेरर वाली फंडिंग से कैसे रोक सकते हैं। और जो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग जैसे टेररिज्म में होगा, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये लोगों को कैसे पैसे मिल जाता है, टेररिस्ट लोग को कौन पैसे देता है, फंड कौन करता है, सेफ हेवन कौन है उसके लिए, कौन सी कंट्री है जो टेररिस्ट को फंड करता है, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारे। और जुरिडिक्शंस कौन कौन से हैं, इसके जुरिडिक्शंस कौन कौन से हैं कि कौन कौन से कंट्री जो है इसमें बाउंड है, कौन कौन से कंट्री ने इसको साइन किया है। तो ये एक टाइप का इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, एक टाइप का, जो डिफरेंट कंट्री में काम करती है और इस एरिया में काम करती है कि फंड कौन देता है टेरर लोगों को। और अगर हमको उस तरीके से अगर बचना है तो हमको कैसे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट मेजर्स लिखेंगे वो, कि आप ये भी कर लीजिए। हर कंट्री को सजेशन देगा कि अगर आप ये करेंगे ना तो आपके यहाँ पे जो टेररिस्ट की फंडिंग होगी कम हो जाएगी, और टेररिस्ट की फंडिंग कम हो जाएगी दैट मीन्स कि उस कंट्री में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप स्टेबल गवर्नमेंट, तो हर कंट्री चाहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट रहे, स्टेबिलिटी रहे। हम थोड़े चाहते हैं कि हम नाइजर जैसे बन जाए, हम थोड़े चाहते हैं कि हमारा जो देश है सीरिया जैसे बन जाए, इराक जैसे बन जाए।
सो हमको टेररिस्ट फंडिंग को कट करना है कैसे करके भी, और यही तो कोशिश किया है जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ये बोला कि हम टेररिस्ट फंडिंग जो, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन किया था। इसका एक रीज़न ये भी था कि डीमोनेटाइजेशन कर देंगे तो जितनी भी बड़ी करेंसी है उसको जब्त हो जाएगी, और जब्त हो जाएगी तो टेरर फंडिंग जो पैसे थे, जो पुराने पैसे थे, वो सारे जब्त हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो पैसे नहीं रहेंगे तो टेररिस्ट लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे नहीं है तो एक तो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरा आइडियोलॉजी के लिए। तो कोई तो एक जो है उसका पैरामीटर वो तो तोड़ दो, आइडियोलॉजी तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आइडियोलॉजी तो उसको बहला फुसला के, उसको गलत चीज़ें बोल के, सरकार के अगेंस्ट में बोल के बताया जाता है, लेकिन पैसे तो उसको भर भर के दिया जाता है इसी रीजन से, तो वो इस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो उसको फंडिंग कट करो, पहले तो उसका पैसा कट करो। तो ईडी भी अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज़ में आपको देखोगे तो अगर ईडी को कुछ करना होता है तो क्या करता है, आपके मनी को क्या करता है, मनी की फ्लो को क्या करता है, सीज कर लेता है, सीजर बोलते हैं उसको। तो आपको आपके पैसे सीज हो गए एक बार, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आधा अधूरा तो तभी तुम हो गए। तो सेम चीज़ें हैं इंटरनेशनल जो है, FATF जो है वो क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है सरकार को, हर गवर्नमेंट को, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिकमेंडेशन देती है कि यस अगर, और ये G7 की मीटिंग हुई थी तब बनी थी। तो देखेंगे इसका भी कि हिस्ट्री ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। सो अंडर PMLA में इन्होंने इस पर सजेशन किया है कि जो तुम्हारे यहाँ के जो चार्टर अकाउंटेंट हैं और जो इस टाइप की चीज़ें हैं उनको भी इसके अंदर में लाओ, और उनको भी लाइबल बनाओ कि अगर वो इतने साल तक कि 5 साल तक जो है वो अपने जितने भी उसने ट्रांजेक्शन्स किए उसको सेव करके रखे, ताकि अगर कोई जांच हो तो वो ये ना बोले कि हमने अपने क्लाइंट के लिए काम किया था। तो अब तो बैंक का तो काम है ही, साथ साथ चार्टर अकाउंटेंट के ऊपर भी एक टाइप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो सेम चीज़ इसको रिपोर्टिंग इंटिटी बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग इंटिटी अब इतना डीप में समझने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप इकोनॉमी ऑप्शनल नहीं है तो, लेकिन रिपोर्टिंग इंटिटी मीन्स होता है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरी, और ए पर्सन कैरिंग और डेजिग्नेशन बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी हो सकता है जो डेजिग्नेशन बिजनेस हो, प्रोफेशन जैसे चार्टर अकाउंटेंट। सो इनके ऊपर एक टाइप का बर्डन हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किया है, उसी को लेके है कि जो अहेड ऑफ FATF रिव्यू, मतलब FATF आने से पहले सेंटर टेक्स मेजर्स टू इम्प्लीमेंट सजेशन। सो सेंटर ने कुछ सजेशन इम्प्लीमेंट किए हैं, तो वो है। तो अब देखते हैं FATF क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो लीड्स ग्लोबल एक्शन टू टेकल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये चीज़ों के ऊपर जो है FATF काम करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और FATF रिसर्च हाउ मनी इज लॉन्डर्स, मनी कैसे लॉन्डर्स होते हैं, कैसे लेयर्ड किए जाते हैं, एंड टेररिज्म इज फंडेड, कैसे टेररिज्म को फंड किया जाता है। प्रमोट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू मिटिगेट द रिस्क, एंड प्रमोट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू मिटिगेट द रिस्क, और रिस्क को कम करने के लिए एसेस करते हैं वेदर कंट्री आर टेकिंग इफेक्टिव एक्शन और नॉट। तो अगर जो सजेशन दिया है अगर आप उसके बेस पे काम करते हो तो कोशिश ये हो जाती है कि आपके जो टेरर फंडिंग है, टेररिज्म को जो फंडिंग होता है या मनी को जो लॉन्ड्रेड किया जाता है वो कम किया जाए। तो ये इसका महत्वपूर्ण जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका ये है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1989 ड्यूरिंग G7 की समिट हो रही थी पेरिस में, वहाँ पे अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था। G7 की मीटिंग पेरिस, याद रखना। और 1989 2001 में जो हुआ उसको इसमें टेररिज्म की फाइनेंसिंग ऐड की गई। पहले मनी लॉन्ड्रिंग ही था, बाद में पहले तो हवाला मनी लॉन्ड्रिंग ही चलता था, बाद में टेररिज्म जो है वो बढ़ा तो इसी को लेके भी इसको भी इंक्लूड किया गया। सो आप देखोगे 2001 में जो है वो उसमें टेररिज्म को ऐड किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। FATF मेंबर में देखोगे तो 39 मेंबर्स हैं कंट्री, इंक्लूडिंग जो है इंडिया, चाइना भी है इसमें। तो इंडिया इज मेंबर ऑफ FATF, इसीलिए तो वो आएंगे इधर। इंडिया बिकेम्स ए मेंबर कब बना, 2010 में। तो थोड़ा लेट बना लेकिन बना 2010 में। अब ये टाइप ऑफ FATF लिस्ट क्या होता है, तो टाइप ऑफ FATF लिस्ट होता है कि FATF जो होती है वो रिव्यू करने के बाद ये पाती है कि कौन सी जो कंट्री है उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए और कौन सी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखने के लिए उसके पास कुछ पैरामीटर होंगे कि जो उसने रिव्यू दिया होगा, रिव्यू करने के बाद कि अगर आप ये सब करते हो, मान लो कि ग्रे लिस्ट में क्या हो गया, ऐसी कंट्री जो सेफ हेवन है, जो टेररिज्म को सेफ हेवन है, कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे आप टेररिज्म को देने के लिए उसके पास आप वो कंट्री जो है वहाँ उसको आसानी से फंड प्रोवाइड कर दे, जैसे टर्की हो गया, येमेन हो गया, सीरिया हो गया, तो उसको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। लेकिन कोई कंट्री ही कुछ इस टाइप का काम कर रहा हो जिसमें पूरा पूरा आपको पैसे का पता ही न चल रहा हो, उसमें तो सेफ हेवन छोड़ दो। सेफ हेवन का मतलब एक चांस है,
कि एक सही तरीके से काम ना करके, बल्कि उसको ईजिली उसको फंड प्रोवाइड करवा दे कि हाँ चलो ठीक है, तुमको कितना चाहिए, 100 करोड़ रुपए, ठीक है मैं दिलवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब किसी का पता ही ना चले तो ऐसे कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। और जैसे जैसे म्यांमार में जो आर्मी कर रही है, ईरान में जो करना चाह रहा है, और नॉर्थ कोरिया, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। अब ये कहोगे कि FATF ने अगर रिव्यू में कुछ इस टाइप की चीज़ें लिख दिया तो क्या हो जाएगा, क्यों क्यों इतना बवाल है दूसरे कंट्री के इतने बड़े कि इसको इतना महत्व दिया जाए। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ FATF के जो डिफरेंट लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का रेलिवेंस क्या है। सो इसका कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि अगर FATF ने तुमको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो तुमको कोई फाइनेंशियल एड जो मिलता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यूरोपियन यूनियन से, वो नहीं मिलेगा, और बल्कि इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस अलग मिलेंगे। सो हमको इंटरनेशनल लेवल से फंड के लिए हमको अपने जो धीरे धीरे जो रिफॉर्म्स हैं उसको लाने पड़ेंगे, और FATF जो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खास के मनी लॉन्ड्रिंग में और जो टेररिज्म की फंडिंग में है। तो आपको ये चीज़ इतनी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वही नोट्स है, आपको शेयर भी कर दिया हूँ तपस्या इसके चैनल पे, आप उसको देख लेना। और इंडिया भूटान रिलेशन जो है वो एक टाइप का फ्रेंडशिप रिलेशन है। आज से नहीं बात कर रहा हूँ, 1949 से लेकर 2007 तक, और धीरे धीरे पहले 1949 में था, फिर हमने उसको रिवाइज किया था, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो था हमारा। सो हमारे रिलेशन उनके साथ, और हमने गोल्डन जुबली भी बनाया है इनके साथ। सो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमारे रिलेशंस केवल इसके नहीं है, हमारे ट्रेड के हैं, म्यूचुअली हाइड्रो प्रोजेक्ट के हैं, फिर हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, फिर उसके बाद मोस्ट पॉपुलर जो एजुकेशन डेस्टिनेशन है भूटानीज स्टूडेंट के लिए, वो ऑलमोस्ट इंडिया में आते हैं, इंडिया से पढ़ते हैं, कल्चरल एक्सचेंज है। आपको पता है भूटान और इंडिया का रिलेशन जो है कितना अच्छा है। उसके बाद जो है शॉपिंग, मेडिकल केयर्स, कोविड-19 में हमने मदद किया, और उसके बाद भूटान को कोविड क्राइसिस में, फाइनेंशियल लिंकेज में कि आप हमारे यहाँ का जो वो है वो चलाएं आप वहाँ पे। सो हमारे पास बहुत सारे रीजन है भूटान के साथ अच्छे रिलेशंस के, और यही रीजन है कि चाइना के पास जब ये गए थे तो इंडिया के लिए कंसर्न था कि आप जो है जो जिसको चिकन नेक बोलते हैं वो डिस्प्यूट में आ जाता है। कि अगर आप मान लो कि चाइना का एटीट्यूड अलग है, पूरा वीडियो देखो आप, उसको समझ में आएगा कि चाइना अगर भूटान की एक ऐसी जो पार्क है, जो सेंचुरी है, उसके ऊपर भी बोल रहा है चाइना कि वो मेरा है, ठीक है। और चाइना के नॉर्थ में एक ऐसी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरा है, चाइना क्लेम कर रहा है, ताकि वो साउथ में जो डोकलाम प्लेटू है वो छोड़ दे भूटान। तो नॉर्थ में एक्सेस वो दिखाता है और साउथ पे अटैक करता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। आप उसको जो भूटान का रिलेशन है वो देखिए, इंडिया भूटान रिलेशन IR में, तो वो मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इंडिया भूटान का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। डिटेल में इंडिया भूटान एंड चाइना वो डिस्कस किया हूँ मैंने। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का आपको बता ही दिया हूँ कि 4,000 करोड़ का जो इनका फंड है रोक लिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को, ये है ग्रामीण योजना को, आप ब्रांड करके क्या कर दिए, YSR कर दिए। तो इसको लेके ऑफकोर्स, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लेके आए थे और बोले थे कि 2022 तक सबको अर्बन एरिया में सबको घर मिलेगा। बाद में जो है ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ आता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी चल रहा था, और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और उसका नाम चेंज करके आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना YSR कर दिया। इसके लेके डिबेट है कि आपने नाम कैसे चेंज किया, इतना बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आप नाम कैसे चेंज कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम। तो इसके लिए इनको पेनल्टी मिला। पेनल्टी में क्या हुआ, इनके 4,000 करोड़ रोक लिए जो इनको असिस्टेंट देने वाले थे जब इनका स्टेट डिवाइड हुआ था। तो अब इसको पेनल्टी भुगतनी पड़ रही है कि 4,000 करोड़ के लिए बोल रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे, तब भी नहीं सरकार दे रही है कि मैं अपना लोगो हटा दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा। यही चीज़ जो है वो वेस्ट बंगाल ने भी किया था, और वेस्ट बंगाल के भी नरेगा के जो फंड हैं वो रुके पड़े हैं अभी भी, कि वो बोले थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम नहीं लाएंगे, हम अपना चलाएंगे, कोई सा स्टेट के पास भी पावर है। तो यही चीज़ है। तो ये आंध्र प्रदेश के हो गए और ये ममता दीदी हो गए। तो वो है। ये महादेव ऐप के बारे में है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको केवल ये समझना है कि ऑनलाइन बेटिंग क्या होता है। सो ऑनलाइन गेमिंग इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिंग इन गेमिंग एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट से जब आप कुछ खेलते हो, कुछ उस पर बेट लगाते हो या गेम में या इवेंट्स में, तो विन मनी और प्राइज, तो उसको ऑनलाइन बेटिंग बोलते हैं। इट कैन बी
प्लेड इन वेरियस डिवाइस एंड इन्वॉल्व्स वर्चुअल चिप्स और डिजिटल करेंसी में तुम कैश कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमको पैसे मिलेंगे लेकिन डिजिटल कैश, तुमको बिटकॉइन मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए, तो उसमें भी हो सकता है कि और लिक्विडेटेड मनी ना मिले तुमको लेकिन वर्चुअल पैसे मिल जाए। बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये हम बताना नहीं चाहेंगे कितना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा, 65 बिलियन के आसपास है ऐसा। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग कैसीनो गेम्स लाइक स्लॉट्स, ब्लैक जैक्स, रॉयल्टी, स्पोर्ट्स बेटिंग्स, पोकर, पोकर के बारे में बहुत सुना है मैंने, एंड लॉटरी। इसमें से एक जो है ऑनलाइन गेम है वो लॉटरी है। सो इट इज़ रेगुलेटेड इन मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया विथ वेरी डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉ। और ये बहुत सारे कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इंडिया में भी है, रेगुलेटेड लॉ है कि स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जैसे गोवा है, वहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अलाउड किया है, लेकिन कुछ ऐसे एमपी है वहाँ पे बंद है। तो उसको देखा है कि हर एक स्टेट, क्योंकि आप शेड्यूल 7 पढ़े हुए ना, तो उसमें आप देखोगे कि जो गेमिंग है ना मोस्टली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शंस आते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून नहीं बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाएगा ही। तो वो वाली चीज़ है। अंडर द लॉ द डिस्टिंक्स बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट ऑफ स्किल। एलिमेंट ऑफ स्किल बहुत है, अगर आपके अंदर वो स्किल से आपने जीता है तो उसको आपको जो है वो एक टाइप का, आपकी जो गैम्बलिंग है उसको नहीं माना जाता है, उसको एक स्किल माना जाता है। इफ़ एन ऑनलाइन एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल इट विल बी कंसिडर्ड गैम्बलिंग रेदर देन गेमिंग। सो जब आपके पास स्किल है तो वो गेम है, लेकिन अगर स्किल नहीं है, आप तुक्के में मार रहे हो, तो वो गैम्बलिंग है। तो उसको लेके डिफरेंट, और ये दो अलग वर्ड हैं, गेम एंड गैम्बलिंग, गेम एंड गैम्बलिंग। तो इसके बेस पे कानून भी चेंज है। गेम में तो स्किल लगता है, क्रिकेट खेलना है तो स्किल लगता है, तो अगर स्किल से कोई काम हुआ तो आपके पास थोड़ा सा चांस है। लेकिन अगर आप गेमलिंग कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो, तो आपको तो आप सोशियो इकोनॉमिक कितना नुकसान होगा देश का, कि आपने सारी अपनी ज़मीन जथा सब हार गए, और कल तक जो तुम देश के प्रोग्रेस में लगाने वाले तो कोई दूसरा बंदा लूट के चला गया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द लॉ गेमिंग एक्टिविटी दैट आर अलाउड रिक्वायर्ड स्किल्स वाइल गेमलिंग एक्टिविटी रिलाई ऑन चांस। वो तो चांस पे है, तो इसके बेस पे आपको जो है वो कानून भी उसको आपको मना करता है। अगर स्किल पे है तो थोड़ा को छोड़ देगा, लेकिन अगर मान लो कि चांस पे है तो आपको मना करता है, प्रोहिबिटेड है। सो ये है। और ये महादेव वाला केस क्या है, तो ये महादेव एक टाइप का ऐप है जिसमें बहुत सारे आपको ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और उसके साथ ये है कि इन्होंने बोला कि 500 करोड़ का जो है, मैंने ये गेम को, जो भी है प्रमोटर ने बोला है कि मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम को दिया है, और इसी की वजह से ईडी ने इस पर जांच बैठाई है, 2 लोग को अरेस्ट किया है। सो और ये भी बता दूं साथ में, क्योंकि ये बतानी हमारी जिम्मेदारी है, कि 2 दिन के बाद जब ये ऐसी चीज़ें हुआ थी, 2 दिन के बाद पहला इलेक्शन था, पहला फेज़ का। सो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि वो इलेक्शन से रिलेटेड से देखते हुए बोल रहे हैं कि सरकार को एक टाइप का इमेज को टार्निश करने का एक टाइप का काम किया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, और ईडी जो है वहाँ पे लगातार जांच कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर, और हैव अ नाइस डे, टेक केयर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, शुभ रात्रि।